Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun Ways Talks. So guys, guess करो आज मैं किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ एंड वो स्टॉक जो है फार्मा इंडस्ट्री का ही है। उसका नाम डी से स्टार्ट होता है एंड उसकी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट आर जस्ट ग्रेट। लेकिन क्योंकि पूरा फार्मा सेक्टर ही डाउन है, वो स्टॉक भी काफी नीचे आया हुआ है। सो लेट मी जस्ट गिव यू 5 सेकंड टू गेस। सो अगर गेस किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो 5 4 3 2 1। सो दैट स्टॉक नेम इज, किसने गेस किया? स्टॉक का नाम है बेसिकली डिविस लैब। सो डिविस लैब में ऐसी क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डिविस लैब में हमें क्यों बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए, या एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस तरीके से डिविस लैब को मैं देखता हूं और मैं डिविस लैब में अपनी एनालिसिस के बेसिस पे क्या डिसीजन लेने वाला हूं। ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फॉर दैट। सो यार, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, करंटली मैं डिविस लैबोरेटरीज के स्क्रीनर के पेज पे हूँ। अगर मैं कंपनी के बारे में एक आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो कंपनी की मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ की है। करंट प्राइस, बुक वैल्यू, सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ये नंबर से एक्सप्लेन करना अभी रेलेवेंट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस किस चीज में है, क्या कंपनी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज कोई कंपनी अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश ही नहीं करेगी तो सिर्फ वैल्यूएशन गैप पे इन्वेस्ट करना मैं अब समझदारी नहीं समझता हूँ। आई एम ट्राइंग टू अपस्किल माई सेल्फ, और कहीं ना कहीं मैं उन कंपनीज को प्रेफर करता हूँ जो कंपनी वैल्यूएशन बेसिस पे तो अंडर वैल्यूड हो ही, साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। एग्रेसिवली का मतलब ये नहीं है लोन लेके, बस जस्ट एक्सपेंशन पे फोकस कर रही हूँ। क्योंकि एग्रेसिवली तो अडानी भी काफी ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा अडानी के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। वेट, अडानी पोर्ट में थोड़ा सा किया है मैंने, बाकी कहीं पे भी मेरा अडानी के किसी भी स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिविस लैबोरेटरीज में मैं अगर डिस्कशन करना चाहूँ तो इसके अबाउट में हम रीड कर सकते हैं दैट Divi's Laboratories is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients, intermediates, and nutraceutical ingredients. यार पार्डन मी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो। विद प्रीडोमिनेंस इन एक्सपोर्ट, तो कंपनी के काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इट हैज प्रेजेंस इन 95 कंट्रीज विद 14,000 इनके एम्प्लॉयज हैं एंड इज वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड। वेल, हर कंपनी अपने आप को लीडिंग और बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी ही बोलती है। इनकी वेबसाइट पे भी जाओ तो यही लिखाता है कि कुछ देर पहले मेरे को दिखा था, या वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन मोर देन 10 जेनरिक एपीआईज एंड बेस्ट फार्मास्यूटिकल लिखा हुआ था। लेकिन ठीक है, मतलब इनके बिजनेस में है भी, इन्होंने नंबर्स में काफी सारी चीजें प्रूव भी की हैं, तो हम इनके नंबर्स में देखेंगे। या ऊपर लिखा है ना बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, में भी सारी कंपनी अपने आप को बेस्ट ही बोलती है, बट ठीक है, इनके नंबर में भी काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ कि इनके जो जो भी बिजनेस के बारे में हो क्या क्या है। द कंपनी इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ लीडिंग जेनरिक एपीआईज। जेनरिक एपीआईज क्या होती है? देखो, जेनरिक तो इनमें क्या वर्ड यूज किया मेरे को समझ नहीं है, मैंने रीड करने की कोशिश की थी। एपीआईज आर बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब आप जो भी मेडिसिन लेते हो ना, वो पूरी मेडिसिन आपकी बॉडी में जाके रिएक्ट नहीं करती है, पूरी मेडिसिन यूजफुल नहीं होती है। उसके अंदर कोई मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि यूजफुल होता है। कुछ कंपनीज होती है जो कि मेडिसिन बनाती हैं, जो कि मेडिसिन इवेंचुअली फिर शॉपकीपर के पास जाती है एंड फिर वो आपको मिलती है, जैसे डोलो, पैरासिटामोल, एक्सेट्रा। ये कंपनी सिर्फ एपीआई बना के वो आगे कुछ कंपनीज को पास ऑन कर देती हैं, जो कंपनी बेसिकली मेडिसिन बनाती है। देखा जाए तो डिविस लैबोरेटरीज जो एंड यूजर के लिए जो मेडिसिन है वो नहीं बनाती है। दे आर मेकिंग एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसको फिर आगे बेचती हैं, फिर जिस कंपनी को वो बेचती हैं, वो कंपनी आगे जाके जो भी है उसको किस तरीके से मेडिसिन वगैरह में क्रिएट करके आगे सेल ऑन करती है। कंपनी बेसिकली एपीआई बनाती है, न्यूट्रासिटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है एंड कस्टम सिंथेसिस ऑफ एपीआई इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज। बेसिकली कई सारी ग्लोबल कंपनीज के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी वेबसाइट पे मेरे को इतना दिखा नहीं कि किन किन कंपनीज को बेचते हैं, लेकिन इनके जो है कंज्यूमर डिवीजन भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनीज की जो भी ड्रिंक पीते हो या कुछ भी पीते हो, तो बेसिकली उसमें कुछ भी नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तो उससे रिलेटेड भी ये मेडिसिन नहीं, उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, सो दैट वो चीजें अपने प्रोडक्ट में वो यूज कर पाए अक्रॉस वेरियस थेरेप्यूटिक एरियाज। जो भी थेरेप्यूटिक एरियाज होते हैं, 122 प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस थेरेप्यूटिक एरियाज। अगर कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो कंपनी derives 47% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम top 5 products, that is naproxen and anti-inflammatory drugs contributed 18% of total sales during financial year 20. The company is one of the leading supplier of this drug. जियोग्राफिकली देखा जाए रेवेन्यू का ब्रेकअप, तो कंपनी का 85% रेवेन्यू बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, और बाकी 15% इंडिया से आता है। करंटली द कंपनी इज अर्निंग 23% फ्रॉम अमेरिका। मतलब ये सारी डिटेल जो है, जो नंबर्स की है, जो आप रीड कर सकते हो। आर एंड डी होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा स्पेंड करती है।
एज अ रिजल्ट, ये एक बहुत ही अच्छी बात क्यों है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने जाके देखने की कोशिश की थी कि इनके लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे को यहाँ पे इस तरीके से दिख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो या जस्ट वन सेकेंड। इनकी जेनरिक एपीआईज या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओपन हो रहे हैं या। तो इनके बेसिकली काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी अलग अलग कंट्रीज में बेचती है, अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट वे में सेल करती है। इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें दिख ही रहे हैं यहाँ पे। साथ में इनके प्रोडक्ट जो है वो अंडर डेवलपमेंट भी हैं। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि कंपनी जो है चीजें टेस्ट करती रहती है, नए नए प्रोडक्ट्स आती रहती है, बिकॉज इवेंचुअली वो चीजें कंपनी को आगे जाके अपना बिजनेस ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है एंड इसको हमें कंसीडर करना चाहिए किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले। तो करंटली देखा जाए तो कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक है भुवनागिरी तेलंगाना में, एक है विशाखापट्टनम में, और कंपनी एक तीसरा प्लांट भी ओपन करने की सोच रही है यहाँ पे। या द कंपनी हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी विशाखापट्टनम में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये एक और ओपन करने की सोच रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि इवेंचुअली अगर इनकी बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इवेंचुअली इनकी सेल्स एंड रेवेन्यू भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं हवा में तो नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको नीचे जाके इनकी बैलेंस शीट में दिखाना चाहूंगा कि इनके फिक्स्ड एसेट बेसिकली प्लांट्स एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है वो लगातार बढ़े हैं ओवर द ईयर्स। अभी भी दे आर इन ग्रोइंग फेज। एज अ रिजल्ट ये नंबर सेल्स में भी प्रोपोर्शनली आते हैं। प्रोपोर्शनली कैसे आते हैं, जब लगभग 590 करोड़ इनके फिक्स्ड एसेट थे तब इनकी सेल्स थी लगभग 1300 करोड़। एंड जब ये नंबर हुए 4300 करोड़, तो सेल कितनी होनी चाहिए प्रोपोर्शनली देखा जाए तो 9000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। क्या है, बिल्कुल है। तो ये प्रोपोर्शनली इंक्रीमेंट इन सेल्स भी है एंड प्रॉफिट पे तो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है ही, नो डाउट अबाउट दैट। तो वो सारी ग्रोथ में दिख रही है और अभी भी CWIP पॉजिटिव है, मतलब 450 करोड़, 470 करोड़ का कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लगा हुआ है पैसा। ये पैसा इवेंचुअली फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी का स्टॉक प्राइस इवेंचुअली बढ़ेगा। टाइम लग सकता है बट इवेंचुअली बढ़ेगा। सो सारी चीजें मेरे को अच्छी लग रही हैं। अगर मैं क्वार्टरली देखूं तो जून क्वार्टर से जून टू जून ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ है। सितंबर क्वार्टर में देखूं तो 1400 करोड़, फिर सितंबर में 1700 करोड़, फिर सितंबर में 2000 करोड़। तो इस तरीके से हमें क्वार्टर ओवर क्वार्टर ही कंपेयर करना चाहिए। बेसिकली पिछले साल के सेम क्वार्टर को इस साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। ईयरली देखा जाए तो द ग्रोथ हैज बीन फैबुलस, प्रॉफिट की ग्रोथ हैज बीन फैबुलस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने अपने इंक्रीज किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फंडामेंटली दिस कंपनी इज जस्ट ग्रेट, कोई भी कमी नहीं है। इवन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सुपर्ब है। FIS ने थोड़ी सी सेलिंग की है बट वी डोंट केयर, क्यों, क्योंकि वो माल पब्लिक ने बाय नहीं किया है, वो बाय DIS ने ही किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग हैंड से स्टॉक निकल के दूसरे स्ट्रॉन्ग हैंड में गए हैं, तो सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, अगर मैं इसके शेयर प्राइस पे देखूं तो शेयर प्राइस ऊपर से काफी ज्यादा डाउन है फॉर नो रीजन एज सच। नो रीजन तो नहीं, पूरा फार्मा सेक्टर ही डाउन है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने और फार्मा की डिस्कशन की थी, उसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ये स्टॉक भी मैं बाय करने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। अगेन मैं अपने अकॉर्डिंग बाय करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग बाय करोगे। मेरा जो इसका टारगेट है, यूजुअली स्विंग हाई पे बेचना एक समझदारी होती है, क्योंकि स्विंग हाई एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, उसके बाद से गिर जाता है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा जो है वो है यहाँ से चुपचाप ये 20% का प्रॉफिट, लेकिन मैं 20% पे नहीं रुकूंगा। मेरा टारगेट इसका 43% का है, क्योंकि जब सारी चीजें अच्छी है, निफ्टी भी इवेंचुअली रिकवर कर रहा है, तो ये सारी कंपनी बहुत तेजी से अपने ऑल टाइम हाई पे जाएंगी एंड उसको चीर के काफी ऊपर तक भी जा सकती है। लेकिन ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुकिंग करने में मेरे को कोई भी बुराई दिखाई नहीं देती है। सो फॉर ऑल दोस रीजंस आई एम डेफिनेटली बुलिश इन दिस कंपनी। अगेन मैं डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग लो, सीख के करो। एंड या सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आपके लिए रिगार्डिंग माय कोर्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड सो फिल द फॉर्म एंड आई विल गेट इन टच विद यू एंड स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ऑन दैट नोट गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।